हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बीएम वर्ड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी हायर का जो विज्ञापन 51 का मूल प्रश्न पत्र था उसको सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने देखा है कि 31 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब पार्ट 2 में उसी के आगे 51 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। 50 तक के क्वेश्चंस हो गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 कि रात्रि के समय चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभामंडल का कारण क्या है। जो हालो बनता है खास करके मून की नाइट में, वो उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे वजह है हाई लेवल के जो क्लाउड्स हैं, सीरस या सीरोस्टेटस क्लाउड। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें होते हैं आइस क्रिस्टल। ये आइस क्रिस्टल क्या करते हैं, जो मून की लाइट आती है, जो चंद्रमा की लाइट आती है, उसको कर देते हैं बेंड, मोड़ देते हैं। और कितना करते हैं, ये 22 डिग्री तक कर देते हैं उसको बेंड। इसीलिए क्या होता है, उस पिंड के चारों ओर एक हालो, एक प्रभामंडल बन जाता है। और इसीलिए कई बार इसको मून हालो भी कहा जाता है और 22 डिग्री हालो भी कहा जाता है। राइट, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज इंक्लूडेड बोथ एम्पिरिकल एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि कोपेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड क्लाइमेट का, वो कैसा है, एम्पिरिकल है। लेकिन जीटी तिवार्था का जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, ये एम्पिरिकल भी है और जेनेटिक क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इन्होंने बेसिकली 7 प्रकार की मेजर क्लाइमेट बताई थी और इनका जो बेसिस था वो काफ़ी हद तक कोपेन से मिलता है। ठीक है, थानथ्रेड वाले में तो कई कैलकुलेशन उन्होंने किया था। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन, टेम्परेचर, इफिशियंसी, है ना। लेकिन थानथ्रेड और कोपेन ने बहुत ज़्यादा वेट कैलकुलेट नहीं किया था। उन्होंने, जैसे कोपेन ने 5 बताए थे, जीटी त्रिवार्था ने 7 मेजर क्लाइमेट टाइप्स बताया था। ठीक है, तो इनका भी सिंप्लीफाइड है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिलेटेड टू टालमी। टालमी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ये थे रोमन। कुछ जगह ग्रीक भी इनको मानते हैं, लेकिन रोमन मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, रोमन जोग्राफर थे ये, या यूं कहें कार्टोग्राफर। तीनों ने 3 बुक लिखी थी मुख्य रूप से। वो थी ज्योग्राफी के सिंटैक्सिस, आल्मा जस्ट और एनेलिमा। जो ज्योग्राफिका है, ध्यान दीजिएगा यहाँ का है, इसको लिखा था, किसने लिखा था? स्ट्रैबो ने। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन इनकी बुक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक द पल्स ऑफ एशिया। पल्स ऑफ एशिया किसने लिखा है? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। राइट, इन्होंने, इनकी एक बुक और बहुत फेमस है, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन। ये चूँकि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते थे, तो ये मानते थे कि किसी भी स्थान की जो क्लाइमेट है वहाँ की सिविलाइजेशन को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है। और इन्होंने पल्स ऑफ एशिया बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पेलाजिक डिपॉजिट फाउंड इन द इंडियन ओशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको पता है तो सही करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन होना लाजमी होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, जो पेलाजिक निक्षेप हैं वो भी इंडियन ओशन के कंटेक्स्ट में कह रहा है। ठीक है, तो वैसे तो जो मोस्ट अबंडेंट है वो है ग्लोबिजेरेना, लेकिन ये क्यों है, इसका उत्तर जान लीजिए। आपको पता है कि इंडियन ओशन कैसा है? इंडियन ओशन एक वार्म ओशन है। पूरे दुनिया में जो महासागर हैं उसमें सबसे जो गर्म महासागर है वो है इंडियन ओशन। ठीक है, और वार्म ओशन
वार्म ओशन है तो ये एक खास प्रकार के प्लैंकटन को क्या करता है, एक बेहतर प्लेस देता है जिस जो कि फ्लरिश होता है, वो है फोरा मिनी फेरा। ठीक है, इसकी क्या खास बात है, ये उसी ओशन में बिल्ट हो पाता है जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म होता है रिलेटिवली, दूसरा ज़्यादा गहराई पे नहीं होता है। कौन सी गहराई, CCD। ये क्या है, ये कैल्साइट कंपनसेशन डेप्थ है, मतलब एक मध्यम स्तर की गहराई होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई है तो वहाँ पर ये जो फोरा मिनी फेरा है ये डेवलप नहीं हो पाता है, और इसी से एक फैमिली बिलोंग करती है जो कि ग्लोबिजेरेना है। ठीक है, ये जीवों की एक फैमिली है। तो इंडियन ओशन में क्या है, इंडियन ओशन में आपने पढ़ा होगा कि कई कटक हैं, जैसे लक्काद्वीप चैगोस रिज है, इधर 90 डिग्री ईस्ट रिज है। तो इस रिज के सहारे जो इंडियन ओशन की गहराई है वो कम है, और चूंकि गहराई CCD से कम है तो वहाँ पर फेरा मिनी फेरा ज़्यादा डेवलप होते हैं, और उसी में से एक फैमिली होती है ग्लोबिजेरेना। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन में ग्लोबिजेरेना OG मिलता है। रेड और डाइटम ये और गहराई में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि CCD जो है ना एक ऐसी लिमिट बताती है कि इसके नीचे जो भी कैल्शियम के आपके निक्षेप होंगे वो गल जाते हैं, खुल जाते हैं, लेकिन सिलिका के नहीं घुलते हैं, तो वो निक्षेप होते हैं। तो सिलिका वाले में कौन है, डाइटम और रेडियोलैरियन। हालांकि इसको हम लोग अलग से एक वीडियो में बना के देख लेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है, अब ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो कोरल होता है अलग अलग शेप के होते हैं, उसके ऊपर एक एलगी लगी होती है, चिपकी होती है, जो उसके खाना उसको देती है। उसके कोरल पॉलिप्स और एल्गे के बीच में सिम्बायोसिस का रिलेशन होता है, वो उसके लिए जीता मरता है, वो उसके लिए जीता मरता है। अब क्या होता है कोरल ब्लीचिंग में, क्या होता है, यही जो एल्गी होती है ना ये हट जाती है, तो कोरल जो है सफ़ेद पड़ जाते हैं, जो कलरफुल होते हैं वो सफ़ेद पड़ जाते हैं। अब वो किसकी वजह से होते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर इनको चाहिए। ये जो एल्गी है, ये कौन सी एल्गी है, ये है जूक्सान्थलाई, यही हट जाती है ग्लोबल वार्मिंग से। तो उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट कॉज ऑफ अर्बन स्मॉग। अर्बन स्मॉग का कारण कौन नहीं है, सबसे पहले जो स्मॉग है उसका डिकोड कर लेते हैं, स्मोक प्लस फॉग, राइट। ये कब बनता है, सनलाइट की उपस्थिति में बनता है, धुंध जैसा छा जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन, इन्हीं सब का रिजल्ट होता है, ओजोन बनता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना ये कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है, तो ये ऐसा धुंध जैसा कुछ बनाती नहीं। ये क्या होता है कि जब कोई भी जीवाश्म ईंधन जलता है, व्हीकल से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं उसमें से ये भी निकलता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, कलरलेस होता है। ये कैसा स्मॉग बना पाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं, और उत्तर भी आपका यही सही हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है कि व्हेन डू हीट आइलैंड डेवलप मोस्ट इन द सिटी। कौन से टाइम में जो हीट आइलैंड है, उष्मा द्वीप हैं, वो सर्वाधिक विकसित होते हैं। अब नगरों में उष्मा द्वीप, जी हाँ, उष्मा द्वीप क्या होता है कि नगरों में आपको पता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसमें होता है कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट होता है, एस्फाल्ट होता है। इसकी क्या विशेषता है, ये जो सन रेज होती है ना उसमें हीट होती है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब सूर्य ढलता है ये अपनी जो गर्मी होती है ना इसको आसपास के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं, छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सिटी एरिया होता है वो आसपास के क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र हो जाता है। तो ये कब ज़्यादा विटनेस होगा, नाइट में होगा, ठीक है।
क्योंकि दिन में तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, और निःसृत कब करेंगे? वो करेंगे रात्रि में। तो रात में अर्बन हीट आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का आरंभ कब हुआ था? देखिए, विज्ञापन 50 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 51 में भी पूछा जा रहा है। कह रहा है कब आरंभ किया गया है, तो यहाँ पर डेट पे आ गया है, वहाँ पर तो ईयर तक की बात थी। ठीक है, ये था 25 जून 2015 को। कितने सिटीज़ को टारगेट किया गया था? 100 सिटीज़ को। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन द मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर? देखिए, यहाँ पर जो अल्टीसोल है, अल्टीसोल कौन सी सॉइल को कहते हैं? जो एसिडिक होती है सॉइल। जो एंडीसोल है वो वॉल्केनिक वाले एरिया में, जो वॉल्केनिक इरप्शन से लावा बनता है और जो वेदर हो जाती है तो उससे जो सॉइल बनती है वो एंडीसोल होती है। ठीक है, जो इंसेप्टिसोल होती है वो कैसी होती है? जो यंग फोल्डेड माउंटेन होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलती है। जैसे आपके हिमालय में वहाँ पर इंसेप्टिसोल टाइप की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। जो हिस्टोसोल होती है ये होती है कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, तो उससे जो बनती है सॉइल उसको बोलते हैं हिस्टोसोल। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर किस में ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है हिस्टोसोल में होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूस मोस्ट सिंथेटिक रबर? चूँकि क्वेश्चन है 2025 का तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है ये फैक्ट। तो जो मोस्ट सिंथेटिक रबर है, जो कृत्रिम रूप से रबर का उत्पादन किया जाता है, वो चाइना में है। लेकिन जो नेचुरल रबर का प्रोडक्शन है वो किस देश में है? वो है थाईलैंड में। थाईलैंड में क्यों? क्योंकि विस्तृत क्षेत्र का एक देश है और रबर को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन वहाँ है, इसीलिए नेचुरली वहाँ पर रबर ज़्यादा मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि द बुक अ न्यू सोवियत हार्टलैंड इज रिलेटेड टू हु एमंग द फॉलोइंग? किसने दिया था? हार्टलैंड देख करके मैकेंडर नहीं लगाना है, आगे लिखा है सोवियत, तो इसको दिया था सेवर्स्की महोदय ने, जिन्होंने क्या बात करी थी कि पूरे वर्ल्ड पे अगर राज करना है तो एयर पावर को मजबूत करना है। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी अ न्यू सोवियत हार्टलैंड। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। जो वेदा ट्राइब है, इधर ट्राइब है, वो किस रेस से बिलोंग करती है उसको देखना है। वेदा ट्राइब काके साइड से, बिल्कुल सही बात है। अमेरिकन इंडियन मंगोलाइड से, इवन पूरे यूएसए और कनाडा में मंगोलाइड है, ये भी सही है। बुशमैन हॉटेनटॉट ये किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये आपके कालाहारी वाले क्षेत्र में मिलते हैं, तो वो निग्रेडो है, सही है। दिनारिक सेकेंडरी निग्रेड नहीं, क्यों? क्योंकि दिनारिक आल्प्स तो सुना होगा ना, दिनारिक ट्राइब नहीं सुना होगा, लेकिन आल्प्स सुना होगा। ये किस क्षेत्र में है? ये है काकेशस वाले क्षेत्र में। ये निग्रायड नहीं है बल्कि काके साइड है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है नॉट करेक्टली मीन्स। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बोथ पोल आर शोन ऑन विच द फॉलोइंग प्रोजेक्शन? किस प्रोजेक्शन में दोनों पोल दिखाई देते हैं? मतलब नॉर्थ पोल भी बनता है और साउथ पोल भी बनता है। गाल प्रोजेक्शन पता है, सिलेंड्रिकल है, तो इसमें क्या बनता है? इसमें जो पोल होता है वो एक सीधी लाइन के रूप में होता है, इसमें तो नहीं बनता। सिनुसाइडल प्रोजेक्शन एक मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैथमेटिक्स के बेस पे बनाया जाता है, इसमें होता है दोनों। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में एक पॉइंट होता है और विषुवतीय क्षेत्रों में ऐसा उभार आपको देखने को मिलता है, और जो सेंट्रल मेरिडियन होता है वो इस इक्वेटर का आधा होता है। ठीक है, पोलर जेंथल में क्या होता है? इसमें एक ही ध्रुव दिखाया जाता है एक टाइम में। बोन प्रोजेक्शन में एक लाइन दिखती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जिसमें दोनों पोल को दिखाया जाता है इस प्रोजेक्शन में।
अगला प्रश्न है, हु सपोर्टेड द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर मोर देन द अदर फैक्टर। देखिए, बात किया था क्लाइमेट, और क्या कह रहा है कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, तो उनकी सिविलाइजेशन या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा क्लाइमेट ही प्रभावित करती है। ये सारा आपको काफ़ी है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा हंटिंगटन का। ठीक है, ये किस में बात करी थी उन्होंने? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसका जो उद्भव था वो उसी क्षेत्र से हुआ जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट थी। ठीक है, और जो हंटिंगटन महोदय थे ये स्वयं कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएसए से। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम डेविएशन मेथड। मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है। ठीक है, मेथड इन द क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस। वे थे वीवर महोदय, जिन्होंने क्या यूज किया था? स्टैंडर्ड डिविएशन का मेथड यूज किया था, या यूं कहें तो इसी का स्क्वायर होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस को यूज किया था। क्या कहा था उसमें? कि जो एक्चुअल सोइंग एरियाज हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, जो स्टैंडर्ड शोइंग एरियाज हैं उनसे जितना कम होगा वही वाला क्षेत्र बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन वाला कहलाएगा, वही वाली क्रॉप बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रॉप कहलाएगी। ठीक है, तो ये कहा था वीवर महोदय ने। मैक्सिमम डेविएशन मेथड किसने दिया था? रफीउल्लाह ने दिया था। ठीक है, कोस्टोविकी ने टाइपोलॉजी ऑफ द एग्रीकल्चर बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी इंडिकेटर्स हैव बीन यूज्ड बाय स्मिथ टू काउंट सोशल हैप्पीनेस। इन्होंने बेसिकली 7 इंडिकेटर यूज किया था। उसकी ट्रिक है, कभी पूछा जा सकता है, हालांकि एग्जाम में अभी केवल नंबर पूछा गया है, लेकिन ये 7 इंडिकेटर बताए थे उन्होंने सोशल हैप्पीनेस के लिए। कौन कौन से हैं? इनकम है, राइट, हाउसिंग है, हाउसिंग क्वालिटी, हेल्थ है, और एजुकेशन एक्सेस है, इन्वायरमेंट क्वालिटी है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और है, एक और है पब्लिक सर्विस है। इसका ट्रिक बना सकते हैं कि इंडीड हैप्पी होम इंश्योर एवरीवन सोशल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो आप। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप ड्यू टू द बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट। देखते हैं किसने कहा था कि जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं किसकी वजह से? बैकवर्ड लिंकेजेस की वजह से। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री या सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। किसने ये पहली बार ये बात करी थी? इसको बताना है। ये बात सबसे पहले कही थी ओ हिसर मैन ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि एक कोर इंडस्ट्री होती है, कोर इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या होता है, एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये रॉ मटेरियल लेती है जो कोर इंडस्ट्री है, और फिर एक दूसरी इंडस्ट्री होती है जिसको ये फिनिश प्रोडक्ट देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर ये बैक से रॉ मटेरियल ली और फिर फॉरवर्ड लिंक से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि जो विश्व में एक इकोनॉमिकल सिस्टम बना हुआ है कुछ ऐसा काम करता है। ठीक है, तो बैकवर्ड लिंकेज से कौन सी इंडस्ट्री बनी? सपोर्टिंग इंडस्ट्री। अब फॉरवर्ड लिंकेज से कौन सी इंडस्ट्री बनी है? सप्लाई वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि जो ब्रुनाल मिडाल ने कहा था ना, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बैकवर्ड इफेक्ट
और स्प्रेड इफेक्ट। उन्होंने लिंकेजेस की बात नहीं की थी, यहाँ पर लिंकेजेस है। जैसे ही बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट आए तो वो हिसरमैन हो गए। अब बैकवर्ड इफेक्ट आए तो वो कौन होगा? ग्रुनार मिडाल का जो क्यूमुलेटिव कॉजेशन थियरी थी उसमें इसका जिक्र होता है। अगला प्रश्न है कि डेवलपमेंट ऑफ पेराक्स ग्रोथ पोल थियरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। ये इनकी जो थियरी थी वो अब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक बेस पे थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि कोई भी व्यापार है, कोई भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उसके लिए भौगोलिक दूरी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए जरूरी है आर्थिक संबंधों का। अब आर्थिक संबंध किसका? क्षेत्र क्षेत्र के बीच में नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने जो ग्रोथ पोल कहा था वो इंडस्ट्रियों के टर्म्स में ही कहा था। ग्रोथ पोल कोई स्थान नहीं बल्कि कंपनियों का एक नेटवर्क है जो किसी एक क्षेत्र में पुंजित होता है। तो कहीं ना कहीं से अब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक स्पेस के बेसिस पे उन्होंने ये थियरी दी थी। अगला प्रश्न है कि लॉरेंज कर्व इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। लॉरेंज कर्व पता है क्या बताता है भाई? ये इस बात का जिक्र करता है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है या फिर इनइक्वालिटी है वो क्या है, कितना परफेक्ट इनइक्वालिटी से, परफेक्ट इक्वालिटी से कितना डेविएट करती है। ठीक है, तो एक रेफरेंस लाइन से जितना डेविएशन हो रहा है, जितना डिस्पर्सन है, ये कौन बता रहा है? किस मेजरमेंट के जरिए पता चलता है? ये होता है डिस्पर्सन। तो लॉरेंज कर्व बेस्ट एक्सप्रेशन किसका देता है? डिस्पर्सन का, जो कि दिखाता है कि परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से कितना दूर है स्टेटस, वो जो इक्वालिटी दिख रही है एमंग द लो इनकम पीपल एंड हाई इनकम पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस। अब हम फर्दर जो पार्ट होगा उसमें हम 71 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन कर लेंगे। इससे हमारा विज्ञापन 51 का पहला पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो अगर वीडियो ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू टू ऑल।